ए अपॉन बी, अब देखिएगा ए अपॉन बी ऐसे अपॉन में लिखा हुआ है, तो ए अपॉन बी को ए अनुपाते बी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ए अनुपाते बी। ए बाबू उधर बैठो, चलो इधर बैठो, ले लो अपना सब रेडी है। ए अपॉन बी, ए अपॉन बी को जैसे ए अपॉन बी लिख दिया गया है, इसी को आप ए अनुपात बी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? या ए तथा बी या ए अनुपात बी, इसको आप लिख सकते हैं। ये दोनों बातें सेम है। अगर कोई भी फ्रैक्शन या भिन्न आपका ऐसे बट्टे में है तो इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मित्र, रेशियो जो होता है इन हिंदी भी कॉल्ड अनुपात कहते हैं, और प्रपोर्शन जो होता है उसको समानुपात कहते हैं। समानुपात क्या होता है? दो अनुपात जो आपस में बराबर हो, दो अनुपात यदि आपस में समान हो तो उसके बीच में आपका समानुपात का सिंबल लगाते हैं। और बहुत कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हमेशा कर लेंगे एग्जाम में, बस आपकी प्रैक्टिस बेहतर। आप प्रपोर्शन को समानुपात कहते हैं। समानुपात ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आपका 4 डॉट, 4 बिंदी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रेशियो यानी अनुपात रिप्रेजेंटेड बाय 2 आपका पॉइंट्स, 2 बिंदी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अनुपात अगर 2 बिंदी है तो उसको आप बट्टे में चेंज कर सकते हैं। समानुपात 4 बिंदी है मिस्टर वैभव गुप्ता, तो इसको आप इक्वल में कन्वर्ट कर सकते हैं। खत्म, कोई असुविधा नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतलाल बताइएगा। अब डियर, ए रेशियो बी को यू कैन रिप्रेजेंट आपका ए अनुपाते बी आप लिख सकते हैं ऐसे आपका, यानी ए अपॉन बी लिखा हुआ है तो एक तरह से अनुपात होता है। कभी कभी क्या होता है, परसेंटेज में आपने देखा होगा कि 4:5 को प्रतिशत में चेंज करें, प्रतिशत में चेंज करें। आप प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे? तो मित्र, जो रेशियो होता है उसको आप बट्टे में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो करते ही आप परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं। आप 5 से कैंसिल किया 20, और 24 जा 80%। तो डियर यू कैन राइट 4:5 ऑल्सो इन परसेंटेज 80%। और अगेन आपका इफ यू वांट टू चेंज इन रेशियो, तो इफ विल रिप्लेस द परसेंटेज सिंबल, तो यू कैन राइट एज ए डिनोमिनेटर आपका 100, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बाद में आप जब सिंप्लीफाई करेंगे 20 से तो 4/5, यानी इन दिस वे यू कैन राइट 4/5। 4/5 जब कोई बट्टे में लिखा है तो यू कैन आल्सो आपका रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो 4:5। मित्र, सारी बातें आपका बेसिक है, आप बस फास्ट बढ़िएगा आगे। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, ए अनुपाते बी लिखा हुआ है, असमानुपाते जो है ये आपका सी अनुपाते डी लिखा हुआ है। तो एक तथ्य मैंने आपको बताया है, बाहरी संख्याओं का गुणनफल भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। खत्म। इस पर तो पूरा आपका एकदम हर सवाल हल होता है। क्या है डियर? बाहरी संख्याओं का गुणनफल भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।
कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं इसको दोबारा लिख भी देता हूं। देखिए, ए बाहरी संख्याओं का गुणनफल, बाहरी संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ए आपका भीतरी संख्याओं के, भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये गुणनफल के बराबर होता है, यानी बाहरी संख्या का गुणनफल बराबर भीतरी संख्या के गुणनफल। इसको मैं बॉक्स में करता हूं और फिर इसी पर मैं 4 फार्मूला डिजाइन कर दूंगा और वह याद करने की जरूरत नहीं, आप मत याद करिएगा, बस ये याद करिए बाहरी संख्याओं का गुणनफल भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जब इतना कर लेंगे तो डियर a गुणे डी बराबर b गुणे c कर लेंगे तो अब मैथमेटिक्स का कोई भी स्टूडेंट, आपका कोई भी 4 कंपोनेंट है उसमें से कोई 3 आपका ज्ञात रहेगा, एक और चौथा कोई भी निकाल लेंगे। उसको क्या सीखना डियर, वो तो एवरीबॉडी नो दैट आपका कि अगर a निकालना है तो d उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो a बराबर b इंटू सी अपॉन डी हो जाएगा। अगर आप d निकालना चाहेंगे तो b इंटू सी बटे a हो जाएगा। आप b निकालना चाहेंगे तो a इंटू डी अपॉन सी हो जाएगा। अगर आप c निकालना चाहेंगे तो a इंटू डी अपॉन b हो जाएगा। आप रोटेट कर लेंगे सारे ए आपका, तो डियर इसको कभी याद नहीं किया जाता, याद भी नहीं रह पाता दिमाग में, याद रहेगा दिमाग में नहीं, उतर जाएगा। बस ये याद करिए कि बाहरी संख्याओं का गुणनफल भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अब ये बना लेंगे तो जिसको निकालना है कौन बच रहा है भैया, उसको गुणा है तो उधर जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, काम खत्म। इसको रटने की कभी कोशिश मत करिएगा, न इसको कोई याद करिए, आपका बेकार की चीज है। बस मेन कॉन्सेप्ट यही, बाहरी संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ आउटर नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इनर नंबर। देखिए अनीस इंग्लिश बोल रहे हैं, आजकल मोबाइल से इंग्लिश भी सीख रहे हैं। ठीक है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती ये क्या होता है, तो 2 नंबर आपका दिया रहेगा, आप कहेगा इनका मध्यानुपाती क्या होगा, तो कड़ी के अंदर उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिएगा, बस उसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, बाहर वो हो जाएगा। देखिए a तथा b, a तथा b का मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती बस सिंपल कड़ी के अंदर ये हम ए बी लिख रहे हैं, तो ए बी का मतलब ये नहीं आपका कि सीधे आप ऐसे लिख दीजिए, नहीं, इसके बीच में गुणा होता है, गुणा होता है। जैसे आपका 16 और 9 का मध्यानुपाती अगर आपको निकालना है तो कड़ी में आपका 16 गुणे 9 करेंगे, या तो गुणा करके स्क्वायर रूट लीजिए, या हो सकता है डियर इंडिविजुअल जो पूर्ण वर्ग संख्या है तो दोनों का वर्गमूल बाहर निकाल लीजिए, तो 4 और 3 आपका 12 हो जाएगा, या 16 9 144 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी क्या होता है 12 होता है। समाप्त हो गया, आगे बढ़िएगा। अगला डियर देखिए, चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है, और थोड़ा सा अंतर समझिएगा तृतीयानुपाती, दोनों का यक्स एक ही जगह रहता है, लेकिन तृतीया में क्या अंतर होता है, चतुर्था में क्या अंतर होता है, मैं आपको अभी कभी बता रहा हूं। देखिए इसको मिटा देता हूं। देखिए आप 2 डिफरेंस देखिए, 2 अंतर, एक आपका तृतीयानुपाती, देखिए ये आपका तृतीयानुपाती, 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 और एक है चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब आपके मन में होगा दोनों में क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो तृतीयानुपाती में केवल आपको 2 ही नंबर देगा, ए और बी,
और आपसे तृतीयानुपाती पूछेगा, ऐसे ए और बी का तृतीयानुपाती ज्ञात करें, तृतीयानुपाती ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे डियर? आप बोलेंगे बी स्क्वायर अपान ए। आया कैसे? इसका फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए, ए अनुपाते बी समानुपाते फिर बी और फिर अनुपाते आपका एक्स। यही चीज जो है ना, यही आपका तृतीयानुपाती हो जाएगी जब यहां और यहां दोनों जगह एक ही नंबर रहेगा तब। यहां क्या होगा बाबू? तो इसमें ए भी रहेगा, बी भी रहेगा तथा सी भी रहेगा। और का चतुर्थानुपाती जब करेंगे, चतुर्थानुपाती, तो डियर तो इस सिचुएशन में b इंटू सी अपान ए करेंगे, यानी दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। वैसे आपको फॉर्मेट पता है तो वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, ए रहेगा अनुपाते बी रहेगा और समानुपाते सी रहेगा और डी के स्थान पर यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यही आपका बोलेंगे ये चतुर्थानुपाती ज्ञात करने को बोल रहा है। तो ये आपका क्या है? ये आपका चतुर्थानुपाती b इंटू सी अपान ए। फॉर्मेट तो वही इस्तेमाल हुआ है ना कि बाहरी संख्याओं का गुणनफल भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर सपोज करिए x लगाएंगे तो a इंटू एक्स हो जाएगा, ax हो जाएगा। आप भीतरी संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ इनर नंबर, प्रोडक्ट माने क्या होता है? अंग्रेजी में गुणा बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इनर माने होता है आंतरिक, अंदर का, इनर नंबर, प्रोडक्ट ऑफ इनर नंबर डियर। तो आप लोग जो अंदर वाली संख्या का गुणा कर देंगे आपका। अब इसमें x निकालना है तो a का इसमें गुणा उधर ट्रांसफर करेंगे, आपका b इंटू सी अपान क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्मेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए भैया, मिश्र अनुपात क्या है, तुलना और दो ठे और बातें हैं, फिर नए नए ट्रिक देखिए। मिटा दें इसको, इतना मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो अनुपात को मिलाना है, ए रेशियो बी तथा सी रेशियो डी। और दो ही क्यों, जो को मिलाना है तो को मिलाइए। अब दो अनुपात को मिलाएंगे तो का मिश्र अनुपात आपको लिखना है। मिश्र अनुपात ये आपका डियर बहुत सिंपल होता है। दोनों का पहला नंबर का गुणा एक में, a इंटू सी रेशियो डालिए। दोनों का दूसरा नंबर आपका b इंटू डी, खत्म। ये आपका आंसर हो जाएगा, समाप्त। तीन को है तो तीनों का पहला नंबर एक में, तीनों का दूसरा नंबर दो में। चार को है तो चारों का पहला नंबर एक में और दूसरा नंबर दूसरे में। आप सवाल कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, सब कुछ होता रहता है तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। कंपेयर ऑफ रेशियो। अब मान लीजिए ए रेशियो बी की तुलना हमें आप डियर सी रेशियो डी से करना है। ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता चलेगा? तो आप जैसा कि जानते हैं अनुपात को बट्टे में लिखते हैं, a बटा बी और इसको लिखेंगे c बटा डी। अब आप दोनों को भिन्न के रूप में चेंज कर लिए हैं। जब आप भिन्न के रूप में चेंज कर लिए हैं तो आप भाग दे लीजिए भैया, और दशमलव का एक अंक या दो अंक करके आप चेक कर लीजिए कौन सा भाग देने में दिक्कत। और नहीं तो एगो काम और कर लीजिए, अगर a इंटू डी करते हैं तो AD कर लीजिए, आप B इंटू सी आपका BC कर लीजिए।
नीचे तो b इंटू डी दोनों का होता है, तो इसका कोई रोल नहीं, इसको उदासीन रखते हैं। अब इसमें मित्र अगर ई बड़ा हुआ, आई छोटा हुआ तो ये सिंबल लगा दीजिए, और ये बड़ा हुआ तो पहली भिन्न आपका बड़ी, और अगर यह छोटा हुआ तो ये छोटा हुआ तो आगे वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। एक छोटा सा देखिए, जैसे आपका एग्जाम्पल है ये 2:3 है, और एक मित्र है 4:5 है, दोनों का कंपेयर करना। तो सीपी बताइएगा, आप इसको पहले बट्टे में चेंज करेंगे, समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे 2/3, और इसको लिखेंगे 4/5। कंपेयर करना है तो 5 दूना के 10, और 4 तिहाई 12, और नीचे करेंगे तो 3 5 15, लेकिन यहाँ तुलना कर रहे हैं तो उसका कोई रोल नहीं। अब आपका सिंपल है कि मिस्टर अनंत यादव 12 बड़ा है 10, तो बाबू आपका ओ वाली भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी, आई वाली हो जाएगी छोटी। ये आपका ऐसे भिन्नों की तुलना करते हैं। कहेंगे सर 2 गो है तो ऐसे कर ले रहे हैं, 3-4 गो रेशियो या भिन्न रहेगी तो छोटा बड़ा कैसे करेंगे? तो दशमलव का दे 1-1 2-2 अंक का भाग दे दीजिएगा। आइए एक उठे कर ले, एक ही करने के बाद आपका देख लीजिए। टेट में बहुत बार पूछता है, आज जब फ्रैक्शन को देगा ना, हर एग्जाम में पूछ सकता है, और फिर कहेगा उसको रेशियो या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध करें तो कौन सा कूट सही है? तो 4 गो भिन्न रहेगा, टाइम लगता है, तो 4 गो कूट रहता है, उसमें फटाफट आप कर लेंगे। आइए देखिए, मैं एक करके आपको दिखाता हूं। देखिए, चलिए मैं करता हूं, आप लोग मिलाइए, बताइए बड़ा कौन है? 4/5 बड़ा है, और छोटा कौन है? 2/7 छोटा है। चलिए आपका बहुत अच्छा। देखिए, अगर हम इसको भाग देंगे, मान लीजिए ये 2/3 पहले ऐसे लिख दें, 3/4, 4/5 और 2/7। भाग जब देंगे तो मुझे पता है, जानते हैं क्या आएगा? 6 6 6 आपका ऐसे आता चला जाएगा। आप अगर बहुत तुलना करेंगे तो सेकंड वाले नंबर को 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 6 जा रहा है, तो 6 5 से अधिक होता है तो उसको हटा करके अगले वाले अंक में 1 बढ़ा सकते हैं। मान इतना रहने दीजिए। इसको करेंगे तो दशमलव और 4 7 28, फिर 2 आएगा, 4 5 20, छोड़िए, दशमलव आपका 5/40। 2 अंक आपको तुलना करना है। मान लीजिए आपके मन में होगा, इसको भाग लीजिए दशमलव और 7 दूना के 14, 6 7/56। अब कहेंगे सर ये दोनों तो 2 अंक का है, आइए 1 अंक का है, इसको कैसे हम तुलना करें? तो आप बाद में आपका जितना जीरो चाहेंगे आप बढ़ा सकते हैं। तो 2 अंक पर तुलना कर रहे हैं तो 1 जीरो बढ़ा लीजिए बस। अब इसमें देखिए कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा आपका 4:5, यानी ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन है डियर? तो लास्ट वाला, यानी 2:7 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ दीज, एंड 4:5 इज द बिगेस्ट रेशियो ऑफ दीज। खत्म, सवाल लग गया। और वही आरोही में सजाना है, आप सजा लीजिए। सिंबल मार्क लगा ही लेंगे ना डियर, आपका लगा लेंगे कि नहीं डियर? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर इसको आप आरोही क्रम में लिखते हैं, सुनिए जरा बहुत गौर से, आरोही क्रम में, ये आपका आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं तो पहले तो जब मॉडल पेपर आता था तो दोनों वर्जन देता था,
अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, उसमें पता नहीं हिंदी वाला आप क्राइटेरिया में लेके चल रहे हैं, तो साइड में इंग्लिश वाला दिखता है या नहीं वो आप जाने। अच्छा अच्छा, तो इंग्लिश वाले में जब जाएंगे तो या तो असेंडिंग ऑर्डर लिखा होगा या डिसेंडिंग, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज माने एवरीबॉडी नो दैट बढ़ना होता है, और डिक्रीज माने क्या होता है, घटना होता है। और उसी तरह से असेंडिंग माने आपका बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग माने घटते क्रम में। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? पीछे वाले लोग बताएं, नहीं ना? ओके, अब जरा देखिए, इसको आरोही क्रम में लिखना है यानी घटते क्रम में, तो अरे बढ़ते क्रम में लिखना है डियर, बहुत अच्छा। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा वाला पहले लेंगे 2/7, मुंह खोलने वाला इधर लगाएंगे कि इधर, जब ये छोटा है तो इधर लगाएंगे। इससे बड़ा कौन है, तो आपका पहला वाला है, तो 2/3 लगाएंगे। इससे बड़ा कौन है, तो बीच वाला 3/4। इससे बड़ा कौन है, तो आपका है डियर कौन, 4/5। ए मित्र ई जो है ना, ऐसे जो कूट दिया होगा, ई आपका आरोही क्रम है। आरोही क्रम में अगर आपको अवरोही क्रम में लिखना है, रुकिए इसको भी देख लीजिए। अवरोही क्रम में अगर आपको लिखना है तो फिर इसी चीज आप उलट दीजिएगा, 4/5 और मुंह इधर रहेगा, फिर 3/4, फिर मुंह इधर रहेगा, फिर आपका 2/3, फिर मुंह इधर रहेगा, और 2/7। कहानी आपका डन है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ये चैप्टर से थोड़ा हट के कॉन्सेप्ट था, लेकिन मुझे आपका जरूरत थी, आपको बताना आवश्यक लगा तो मैं यही बता दिया। डियर आपका ये डन हो गया, कंपेयर हो गया। अब डायरेक्टली और यूनिवर्सली दो प्रपोर्शनल बता दें, बस क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर का विलोमानुपात होता है। दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है? इसमें यही है कि अगर y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ेगा, और y घटेगा तो x भी घटेगा। दोनों का घटने या बढ़ने का अनुपात क्या रहता है, एक जैसा रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। अगर y बढ़ता है तो x घटता है, और y घटता है तो x बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं विलोमानुपात यानी उल्टा अनुपाती। इसको उल्टा अनुपाती बोलते हैं, इसको सीधा अनुपाती बोलते हैं। डन हो गया। एक मैं और इसका एग्जांपल आपको देता हूं। फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, आवर्तकाल टाइम पीरियड का एक फार्मूला। मिस्टर अंकित मौर्य आप बताइए, फिजिक्स में पीरियोडिक टाइम का फार्मूला बताएंगे। अंकित मौर्य बताइए डियर। ये आपका होता है डियर, टी बराबर होता है 2 पाई, डियर बोलिए 2 पाई कड़ी में यल अपान क्या होता है जी। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, क्यों? अच्छा देखिए, बहुत मेहनत करना है डियर। आप लोग अभी बहुत जितना होना चाहिए उतना अभी मुझे आपका आभास करा दीजिए कि हम लोग आपका बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अभी आप लोग की कितनी उम्र है? अभी तो आप लोग एकदम खेल रहे हैं, बचपन है। अब 22-23 साल की उम्र क्या है आज के जमाना में। लेकिन डियर मैं बता दूं आपको, यहाँ एक IPS आए थे, सुशील कुमार घूले, आपका शायद ऐसे ही टाइटल था। वह मऊ जिले के IPS थे, कुछ दिन पहले आए थे। वह महज आपका 22 साल की उम्र में IPS बने थे। सोचिए अब डियर, 22-23 साल में कई लोगों का रिकॉर्ड है, वो 22 साल 23 साल में IPS बन गए। आपका बहुत लोग ऐसे आते हैं डियर, आपका बहुत लोग ऐसे कम उम्र में IPS IAS बनते हैं। अब बहुत लोग होते हैं डियर, बहुत मेहनत करते हैं, काफी उम्र के बाद बनते हैं, वो अलग बात है। मैटर इस बात का करता है कि कब आप जगे और कब आप लगे। जो लोग पहले से ही लग गए, जैसे छोटका है, ये पहले से ही आपका रोज पूछता है IAS बनूंगा तो कौन सी गाड़ी मिलेगी, आऊंगा तो कैसे, आपका बॉडीगार्ड वर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो पूछता रहता, क्यूरियोसिटी इसकी हमेशा ऐसे जागरूक, मतलब ये बच्चा अभी से पूछता है। फिर पूछता है कि कम रैंक आएगा तो कितना मिल जाएगा, आईएएस को कितना रैंक मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज, एक बच्चा इतना पूछ रहा है, एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, और ये पूछता है कि आईएएस को ज्यादा रैंक आता है तब मिलता है या आईपीएस को मिलता है, आईपीएस को मिलता है या आईपीएस को मिलता है। फिर पूछा आईआरएस, ओ आपका आरएस आरटीएस क्या है सर? मैंने बताया राजस्थान का जो पीसीएस का लीजिए, आपका राजस्थान की बड़ी परीक्षा होती है। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होना चाहिए, ऐसे आपका जब रहेगा तो ये सब पहले से ही फिट रहेंगे। अभी से सब जीके जीएस तैयार कर रहे हैं। सोचिए आने वाले दिनों में जब आप लोग की उम्र के पहुंचेंगे तो ये सब क्या करेंगे आपका, इनका कितना जीके जीएस तैयार होगा, ब्रॉड होगा, तुरंत बैठेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्वालिफाई करेंगे। डेयर आपका, ऐसा मेरा विश्वास, मेरा भरोसा है। बाकी ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, पढ़ते रहें ऐसे ही आपका। आप लोगों को भी यही बात मैं कहता हूं कि जो आप काम कर रहे हो पढ़ाई में, अपनी सारी ऊर्जा एक तरफ फोकस कर दो, बस पढ़ाई में एकदम लगा दो। आपका बच्चे हो यार, थोड़ा मोड़ा एंजॉय भी कर लो, खेल लो, कूद लो, अच्छे पहन लो, अच्छे खा लो, डियर आपका कौन मना करता है। लेकिन सबसे मेन काम जो हमको पढ़ाई करना है, साल 2 साल का कैरियर, यही नहीं समझाता हूं। आप देखिए 4 साल वर्सेस आपका 40 साल, तुलना कर लीजिए, 4 साल वर्सेस 40 साल। अब 4 साल आपको मेहनत करना है। हो सकता है किसी कुछ लोग 1-2 साल मेहनत कर चुके होंगे, 2 साल 1.5 साल और मेहनत करना है तो अलग बात है। लेकिन 4 साल आप शुरुआत का मेहनत कर दिया तो 40 साल की जो जिंदगी होगी इसके बाद वाली, वह कैसे बीतेगी आपको पता नहीं चलेगा, एकदम प्रॉस्पेरिटी में बीतेगी। 20-22 साल, 23 साल, 24 साल नौकरी पाएंगे, 40 साल जोड़ लीजिए आपका लगभग रिटायरमेंट तक। और ये शुरुआत का 4 साल यदि आपने एंजॉय कर लिया, घूम लिया फिजूल का ऐसे वैसे, तो बचा हुआ जो अंतिम 40 साल वो कितना कठिन होगा एक एक पैसे के लिए। आप सोचिए जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, लड़का मांगेगा पैसा आपसे, आप सोचिए क्या कहेंगे। आपका पढ़ाई के लिए पैसा दीजिए, आपकी बच्ची होगी और उसकी शादी करना होगा, सब व्यवस्था करना होगा, उस दिन कहाँ से लाएंगे एक एक पैसे आपका, सोचिए आपका। तो काम तो कठिनाई होगा ना डियर। इसीलिए कहते हैं 4 साल जो शुरुआत का है मेहनत कर लीजिए। शुरुआत मेहनत करेंगे, आपका अच्छे से पदों पर चले जाएंगे, आप लोग टीचर हो जाएंगे, लेक्चरर हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, कितना शानदार, कितना प्रॉस्पेरिटी भरा जीवन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही हुई तो आपका यस बोलिएगा। समझ में आ रही है ना आपका? क्यों बच्चियां लोग, आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है एकदम? आपका ये 3-4 साल मेहनत कर लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ड ईयर 4 साल लगा कि 3 साल लगा, क्या है बताइए। घर बैठ जाते तो कौन सा तीर मार लेते, कम से कम आके संघर्ष तो कर रहे हो अपने जीवन के लिए, कम से कम एक अच्छा नागरिक तो बनोगे। 80-90% तो जो करेजियस के साथ करते हैं काम लगातार तो पाते ही सफलता, आपका मिलेगी सफलता। तो डीरे काम करिए आप लोग। 4 साल वर्सेस 40 साल के लिए काम कर रहे हैं। ये 3-4 साल का जो समय है मेहनत कर लीजिए आप, नौकरी हो जाएगी, अच्छा सेटिंग हो जाएगा, आपका सब सिस्टम बन जाएगा। मेहनत करिए खूब आपका। चले आगे बढ़े आपका डियर। ब्रजेश मुस्कुरा रहे हैं आपका, सही है, समझ गया लड़का आपका डियर। बाबू मेहनत करो, खूब मेहनत करो आपका डियर। अब देखिए इसमें क्या होता है मित्रों, देखिए यहां पर यल जो है ना, यल का टी से क्या रिलेशन बनता है। तो एक सवाल आपको आता होगा, आप लोग कहते होंगे विज्ञान का क्या मतलब। आप रेलवे के जो भी एग्जाम देंगे विज्ञान आएगा, एसएससी का पेपर देंगे विज्ञान आएगा, एसएससी एमटीएस जो भी ये सब हैं आपका अच्छे से पेपर्स। अभी पुलिस विभाग का अगर वो आपका क्या नाम है, जो सर्विलांस और उस तरह का टेक्निकल डिपार्टमेंट के एग्जाम देंगे, सब आपका फिजिक्स आता है, साइंस आता है। रेडियो ऑपरेटर का सही पकड़ रहा है लड़का, एंटीना आपका काम कर रहा है। तो डियर, तो ये सब जो है ना डियर, साफ पदों में आपका खूब विज्ञान डालता है ऐसे आपका।
तो इसलिए जीएस में आपको सब पढ़ना है। अभी आप दिल्ली पुलिस में जाएंगे, ऐसा साइंस का क्वेश्चन आएगा। और दिल्ली पुलिस की भी भर्ती मित्रों बस आ रही है, एकदम आप इंतजार करते रहिए, आ जाएगी तुरंत आपको। और सिर्फ एक एग्जाम देकर के आपको पास होना है बस। वनडे एग्जाम होता है, एक एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए, दिल्ली पुलिस का जो है एक कैडेट बनिए, आपका शानदार जीवन होगा, आपका दिल्ली में बीतेगा पूरी लाइफ। डियर देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो टी का एल का, तो मैं एक सवाल दिया था आपको, एक लड़की जब झूला झूल रही और झूला झूल रही है तो बैठ के झूला झूल रही, और झूला वाला सिचुएशन ऐसे होता है, ऐसे होता है, आपने देखा है, ऐसे ही होता है ना झूला, ऐसे ही होता है। हाँ डियर ऐसे है, मतलब वही है डियर लगभग आपका। हाँ अब इस पर जब कोई झूलेगा तो डियर इसमें आपका इसका जो आवर्तकाल होता है टी, आवर्तकाल क्या होता है टी। आप लड़की अगर बैठ के झूल रही है, फिर अगर झूले पर खड़ी हो जाए तो रिंपी आप बताइए कि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा या अधिक। लड़की जब बैठ के झूलेगी तो प्रभावी लंबाई ज्यादा होगा, और लड़की जब खड़ी हो जाएगी झूले पर ऐसे पकड़ लेगी, प्रभावी लंबाई कम हो जाती है। तो लंबाई ऊपर है, तो लंबाई कम हुई तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये होता है। कोई भी एक फिजिक्स में बहुत बार सवाल आया कि कोई लड़की झूला झूल रही है बैठ करके, अगर वह लड़की खड़ी हो जाए उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्रजेश सोचिए जरा, तो लड़की जब खड़ी होगी ना डियर, उसकी पूरी लंबाई, देखिए इधर सुनिए, जितनी उसकी हाइट है वह उसके झूले का जो लंबाई उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा, यानी प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लंबाई का सीधा अनुपात है, यानी आपका डियर आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बात और बताइए अनीस, आप बताइए कि अगर झूले पर एक लोग झूल रहे हैं बाबू, अगर 5-5 लोग बैठ जाएं तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए, घटेगा या बढ़ेगा। नहीं बाबू, न घटेगा न बढ़ेगा, क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंपल, मजाक है जो डियर। क्यों, क्योंकि इसमें मास है ही नहीं। फिजिक्स के हिसाब से सोचिए कि सत्यम कि आवर्तकाल का जब फार्मूला है तो उसमें कहां यम है, यम है ही नहीं। तो सरल लोलक के आवर्तकाल पर गोलक के द्रव्यमान का मौर्य जी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि गोलक चाहे 10 ग्राम का लीजिए चाहे 50 ग्राम का लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि वो धागा टूटे ना। पता चले धागा से लोलक बनाए हैं और 10 किलो वाला बटखरा बांध दिए, चलेगा, टूट जाएगा, वह टूटे ना, वह सहन कर सके। और ऐसा भी ना टांग दे कि उसकी लंबाई बढ़ जाए, तो लंबाई अगर बढ़ा देगा वो द्रव्यमान तो आपका प्रभाव पड़ जाएगा। तो लंबाई नहीं बढ़ना चाहिए, बस जितना सहन करे उसके हिसाब से रहे। बांस का है तो क्या बांस बढ़ेगा झूले का, कुछ नहीं। 5 लोग को झुलाइए तो द्रव्यमान के बढ़ने से सरल लोलक के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिजिक्स पढ़िए ना डियर, आपका फार्मूला पढ़िए, एकदम सामान्य विज्ञान की अच्छी अच्छी किताबें लीजिए आप। और अब तो रेलवे ग्रुप डी आपका समझिए ग्रुप सी हो गया, शानदार नौकरी हो गई आपका, फिर वांट आ रही है 23 में, भी जल्द आपका वैकेंट रिलीज होने वाला है, आप तैयार हो जाइए, आप भरिए, मेहनत करिए, मेहनत डियर दिल से कर दीजिए, हो जाएंगे डियर। और यहां पर जी का प्रभाव पड़ता है, जी का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए अब हमको बताइए, कौन बताएगा, हाँ चलिए, अगर आपका सरल लोलक एक पेंडुलम घड़ी को अगर हम पहाड़ पर लेके चले जाएं तो घड़ियां सुस्त हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी,
यानी उसका आवर्तकाल, पेंडुलम वाली घड़ी है, उसको पहाड़ पर अगर लेके चले जाएं, आवर्तकाल घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? आप देखिए, आप एक तथ्य जानते हैं कि धरातल से ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है। तो जी का मान जब कम होता है और जी है नीचे, तो ये टी आपका बढ़ जाएगा। आज जब टी बढ़ जाएगा, सत्यम दूसरी बात करें, सत्यम करें घड़िया सुस्त हो जाएगी, सही करें। तो आवर्तकाल जब बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त। आवर्तकाल घटेगा तो घड़ी आपका फास्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आगे कि नहीं आ गई? और एक बात और बताइए काजल, आप बताइए, जब ये गोलक इधर जाता है तो जब इधर चलता है तो इस पर एक बल लगता है, इस बल को क्या कहते हैं? या इधर जाएगा तो जाने के बाद फिर इधर चलता है तो एक बल लगता है, बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स। बताया था मैंने आपको। जितने भी लेक्चर होते हैं एक एक कंटेंट को समझिए, पूरा मेहनत करिए डियर। आप कोई नौकरी को एक्वायर करना बड़ा संघर्ष का काम है, हर विषयों को पढ़ना है। एकेडमिक भी अपना रेडी रखना है कि ताकि एकेडमिक की मेरिट आपका अच्छी चले, शानदार चलती रहे, इधर आपका कंपटीशन चलता रहे। ग्रेजुएशन जाते जाते तुरंत क्वालिफाई करें एग्जाम आपका कोई ना कोई आपका, डियर। आगे बढ़े, आपका कर लेंगे ना, इसको मिटा देना डियर। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें विज्ञान में हो गया ना आपका। अच्छा चलिए आपका ओके, थैंक्स, जय हिंद।